सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके ईवीएस सब्जेक्ट के यानी कि पर्यावरण के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में, जहाँ पर भी आपका ग्रुप हो वहां पर प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सहपाठी हैं, वो लोग भी साथ में आकर के वीडियोस को देखें और आप सभी लोग एक साथ पढ़ें। तो दोस्तों, इस तरीके से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ, हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे दोस्त भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारी जो फ्रेंड सर्किल है वो भी पढ़ रही है। तो इस तरीके से पढ़ने में और अच्छा लगता है, यानी कि पढ़ने का मन करता है। तो इस तरीके से कि हम ग्रुप स्टडी करते हैं, 4-5 लोग जब एक साथ बैठ करके ग्रुप स्टडी करते हैं तो पढ़ना अच्छा लगता है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर भी जब कोई वीडियो चलती है और सारे के सारे जो हमारे भाई बहन है सब लोग एक साथ कमेंट करते हैं और आप देखते हो कि आपके दोस्त ही हैं जो कमेंट कर रहे हैं और वो भी आंसर दे रहे हैं, तो उनकी कितनी बेहतर तैयारी है, आपकी कितनी बेहतर तैयारी है, तो ये भी आप जान पाते हो। तो इस तरीके से जरूरी है कि आप लोग वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दिया करें दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, और आप लोग तैयार हो जाइए सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने के लिए। और जितने क्वेश्चंस आप सही करोगे लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो परिवार की नहीं है? तो कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो किसी भी परिवार में विभिन्न लिंग के लोग रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, घर के बुजुर्ग। तो ये तो सही है, ये तो परिवार की विशेषता ही बताई जा रही है ऑप्शन ए में। और ऑप्शन नंबर सी जो है, जब एक परिवार में व्यक्ति रहते हैं तो एक परिवार मतलब एक घर होता है और उसी घर में सारे लोग रहते हैं, सारे लोग मिलजुल कर उसी घर में रहते हैं। तो जब उसी घर में सब लोग रह रहे हैं तो सभी लोग उस जो खाना बनेगा वो सभी लोग खाएंगे। एक ही घर में रह रहे हैं, जो भी खाना बनेगा सभी लोग खाएंगे, जो भी चीजें करेंगे सभी लोग उसी घर में करेंगे। तो इस तरीके से ये भी सही हो गया कि सारी चीजों का उपयोग सब लोग करते हैं। और सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, यानी कि बच्चों का की जो जिम्मेदारी होती है वो घर के सभी लोगों पर होती है कि बच्चों की सिक्योरिटी भी हो और बच्चों की सही प्रकार से हम परवरिश भी करें। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यही परिवार की विशेषता नहीं है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है या भिन्न जमा की जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि प्रत्येक व्यक्ति, जितने लोग अलग अलग कमाते हैं सभी लोग यहाँ पर देखिए उनकी आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। तो परिवार में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब एक परिवार होता है तो सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं और जो भी पूंजी आती है घर में उसका कोई ना कोई काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? तो पर्यावरण अध्ययन की थीम में इसमें से कौन सा है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या फिर ऊर्जा? दोस्तों, जो भोजन है, फूड, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, थीम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों भोजन जो है ये सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जितने भी यहाँ पर देखिए ये पूरे के पूरे तीन यहाँ पर खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, इनमें पूछ रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। आयरन की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा होती है? बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू या आंवला आलू टमाटर? तो दोस्तों पालक में आयरन बहुत होता है, यानी कि जो लौह तत्व होता है वो होता है, गुड़ में भी आयरन होता है और आंवला में भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आंवला पालक और गुड़, ये देखिए सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्सिमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? जो एक्सिमो है ये अपने घर इग्लू का जो निर्माण है उसको बर्फ से करते हैं, तो इसका क्या रीजन है?
बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, या ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो एक्सिमो होते हैं ये ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां होती हैं। ये एक्सिमो क्या होते हैं? ये ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां होती हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, और ये क्या करते हैं, ये अपने घरों को बर्फ से बनाते हैं। तो इनके घरों को हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इनके घरों को हम क्या कहते हैं? इनके घरों का नाम क्या होता है? इग्लू होता है। ठीक है, अब देखिए, जो एक्सिमो होते हैं, एक्सिमो ये बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि जो बर्फ की दीवारें होती हैं, बर्फ की दीवारों के बीच कुछ इस तरीके से दोस्तों बना होता है इनका घर। आपने देखा होगा, इस तरीके से बना होता है, यहाँ पर निकलने की थोड़ी सी जगह होती है। तो इस तरीके से ये जो एक्सिमो होते हैं, ये इन दीवारों को जब बनाते हैं तो इन दीवारों के बीच में जो हवा होती है, इन दीवारों के बीच में जो हवा होती है, वो अंदर की हवा को बाहर जाने से रोकती है। जो अंदर की हवा है उसको बाहर जाने से रोकती है, और इस तरीके से इन घरों में, इन बर्फ के घरों के अंदर गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। एक बच्चे ने अपने घर के बारे में बताया है। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव कहाँ पर होना चाहिए? असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, या आंध्र प्रदेश में? ये घर कहाँ होना चाहिए? तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो असम है, असम के जो घर होते हैं वो बांस के खंभों को करीब 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर ये घर बनाए जाते हैं, ताकि अगर पानी आए भी तो पानी कहाँ लगे? नीचे लगे, ऊपर घरों तक ना पहुंचे। ठीक है, और अंदर से भी ये घर लकड़ी के बने होते हैं। जो असम के घर होते हैं वो लकड़ी के ही बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। तो असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, जिसकी वजह से वहां पर हर साल बाढ़ आती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिसे सब्जी की तरह हम प्रयोग करते हैं। इसके बीजों को से हम तेल भी प्राप्त करते हैं। तो ये पौधा कौन सा है? सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये किस पौधे की पत्तियों को हम साग की तरह खाते हैं और उसकी जो बीज है उसका तेल निकालते हैं? पालक, नारियल, बंद गोभी, या फिर सरसों? तो बंद गोभी तो इसको हम सब्जी की तरह प्रयोग करते हैं, इसमें से तेल तो नहीं निकलता, पालक से भी तेल नहीं निकलता, और नारियल की पत्तियों की तो हम सब्जी बनाते नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरसों। और ये मैक्सिमम लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? उल्लू, कौवा, कोयल, या फिर मैना? इनमें, इन पक्षियों में से कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की तरफ घुमा सकता है? तो दोस्तों वो है उल्लू। कौन है? उल्लू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रसिद्ध फसल त्योहार पोंगल मनाया जाता है बिहार में, केरल में, कर्नाटक में, या फिर तमिलनाडु में? तो दोस्तों ये जो पोंगल त्योहार है ये मनाया जाता है, पोंगल त्योहार, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रमुख रूप से फसलों का ही त्योहार है। यह हिंदुओं का प्रमुख रूप से त्योहार है दोस्तों। कहाँ पर? दक्षिण भारत में, यानी कि तमिलनाडु में। और यह प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये फसल त्योहार है और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये 14-15 जनवरी में मनाया जाता है। जैसे कि अपने, अगर हम इधर उत्तर प्रदेश की बात करें या इधर उधर नॉर्थ साइड की बात करें, तो इधर हम खिचड़ी मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं 14-15 जनवरी के बीच में। ठीक है, तो इधर क्या मनाते हैं हम? तमिलनाडु में इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम एक तरीके से कह सकते हैं, इसको हम पोंगल त्योहार कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। रथ यात्रा उत्सव जो होता है
इसका आयोजन कहाँ होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रथ यात्रा जो उत्सव होता है इसका आयोजन कहाँ होता है? उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर बिहार में? दोस्तों जो रथ यात्रा है इसका आयोजन उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में होता है। कहाँ पर होता है? पुरी में होता है। और यह रथ यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा के रूप में ये जानी जाती है। और ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी से प्रारंभ होती है और यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है और इसमें भाग लेने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। दोस्तों बहुत भीड़ होती है इस रथ यात्रा में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उड़ीसा, ये सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रथ यात्रा उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए औजार दिया हुआ है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो अगर यहाँ पर हम देखें, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो, तो यहाँ पर थर्मामीटर दिया हुआ है। थर्मामीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? शरीर का तापमान मापने के लिए, अपने शरीर का तापमान मापने के लिए। अब हम पट्टी का प्रयोग किस लिए करते हैं? जहां पर घाव हुआ है, घाव को ढकने के लिए, अगर कहीं चोट लग गई है, खून बह रहा है, उसको हम ढक देते हैं। तो पट्टी का आप लोगों ने देख लिया। अब स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर अपने कान में लगा करके आपके सीने पर लगाते हैं, आपके पीछे लगाते हैं, पीठ पर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं और वो दिल की धड़कन को सुनते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, आपकी हार्ट बीट को सुनते हैं। फिर अब यहाँ पर देखिए बचा हुआ है स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच ये होता है श्वसन दर रिकॉर्ड करने के लिए। तो पहले का दूसरा यानी कि ए का दूसरा, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। अब हम देखते हैं दूसरे का तीसरा। अब दूसरे का यानी कि बी का तीसरा यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। अब देखिए सी का चौथा, तो सी का चौथा तो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर और सब गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब डी का पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने इसका मिलान कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। मनसुख भाई प्रजापति किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी कूल फ्रिज की स्थापना के लिए, जल संरक्षण के लिए, समाज सेवा के लिए या पत्रकारिता के लिए? दोस्तों जो मनसुख भाई प्रजापति हैं यह मिट्टी कूल फ्रिज की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मिट्टी के बने घरेलू उपयोग की वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये लगातार प्रयासरत हैं और इन्होंने मिट्टी कूल फ्रिज की स्थापना की है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? सीन की खाई, मरीना की खाई, अरब की खाई या सिज्म की खाई? तो दोस्तों इसको हम गर्त भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है मरीना की खाई या मरीना का गर्त, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई मरीना की खाई है, जिसे हम मरीना गर्त भी कहते हैं। या इस तरीके से पूछ सकता है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त का क्या नाम है? तो मरीना गर्त। और अगर खाई पूछ रहा है तो मरीना की खाई। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है? आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक या फिर हिंद? कौन सा महासागर है जो सबसे गहरा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। टॉय ट्रेन चलाई जाती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में या इनमें से कोई नहीं? जो टॉय ट्रेन होती है वो कहाँ चलाई जाती है? टॉय ट्रेन छोटी छोटी ट्रेन होती है, छोटी छोटी पटरियां बनाई जाती हैं जो पर्यटक जिसमें घूमते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कहाँ बनाई जाती हैं? तो दोस्तों ये ट्रेनें मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व धरोहर सूची में इसको यूनेस्को ने शामिल किया है। जो टॉय ट्रेनें हमारे देश में चलाई जाती है, छोटी छोटी ट्रेनें पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए लोग जब जाते हैं तो उन ट्रेनों में बैठते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? जल मार्ग की बात हो रही, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, स्थल की बात नहीं हो रही है, जल की बात हो रही है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग धुबरी से सदिया, इलाहाबाद से हल्दिया, कोल्लम से कोटापुरम या
तलचर से पारादीप, इसमें से कौन सा राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद तो आपको समझ ही आ रहा है, इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, और जो हल्दिया है ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से ये चलता है कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक जाता है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का विस्तार है, ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 2020 टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का प्रस्तावित शुभांकर क्या है? बेनलॉग, विनीसियस, सुओरंग या फिर मिराई तोवा? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिराई तोवा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 पर। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब की गई थी? जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों जो राष्ट्रमंडल खेल है इसका जो पुराना नाम है, राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम है ब्रिटिश एम्पायर खेल। क्या नाम है इसका? ब्रिटिश एम्पायर खेल, ठीक है, इसका पुराना नाम है राष्ट्रमंडल खेल का। अब देखिए राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है दोस्तों वो 1930 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1930 ईस्वी ये सही हो जाएगा, ठीक है। और कहां पर शुरुआत हुई थी? कनाडा के हैमिल्टन में। कहां पर हुई थी? कनाडा के हैमिल्टन में शुरुआत हुई थी, कनाडा के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर ताप्ती? कौन सी नदी है जिसका मुहाना डेल्टा नहीं है? तो दोस्तों डेल्टा का मतलब क्या होता है? दोस्तों जो नदियां होती हैं इनके मुहाने के पास जहां इनका मुहाना होता है वहां पर, जैसे ये यहाँ पर अब देखिए इस तरीके से चौड़ी हो रही है, तो जहां पर इनका मुहाना होता है यहाँ पर ये जो भी लाए हुए उनके औसाद होते हैं, कूड़े करकट, जो भी चीजें इन्होंने अपने साथ ये लाए होते हैं वो धीरे धीरे जब जमा होने लगता है तो नदियां इस तरीके से और फैलने लगती हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से और फैलने लगती हैं तो यहाँ पर ये जो औसाद होता है ये कुछ इस तरीके का डेल्टा के आकार का बन जाता है, त्रिभुजाकार कुछ इस तरीके का डेल्टा यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ये डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो गंगा भी बनाती है, ब्रह्मपुत्र भी बनाती है और गोदावरी भी बनाती है, केवल ताप्ती नदी नहीं बनाती है इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का? तो दोस्तों जो एवरेस्ट है ये कहाँ है? आप सभी को पता है नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। निचली गंगा नहर किस स्थान से निकाली गई है? तो दोस्तों जो निचली गंगा है यह, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में फैजाबाद, नरोरा, वनवासा और परीक्षा दिया हुआ है। निचली गंगा नहर जो दोस्तों निकलती है ये निकलती है नरोरा यानी कि बुलंदशहर से, ये उत्तर प्रदेश में ही है, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। और इसका निर्माण 1878 में हुआ था, 1878 ईस्वी में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा में स्थित है। और ये नरौरा से ये जो निचली गंगा नहर है ये निकलती है नरौरा नामक स्थान से, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? बलिया में, इटावा में, बिजनौर में या फिर बुलंदशहर में? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है सबसे पहले? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजनौर, ठीक है। तो सबसे पहले ये बिजनौर में प्रवेश करती है। और किस जिले से फिर निकल जाती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश से? तो दोस्तों बलिया जिले से निकल जाती है। किस जिले से? बलिया जिले से, याद रखिएगा। बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है गंगा नदी। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। जिला पंचायत का सचिव होता है ग्राम विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी या तहसीलदार? तो दोस्तों जो जिला पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत का सचिव होता है वो होता है मुख्य विकास अधिकारी यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, CDO, ठीक है। अब देखिए
त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होती है और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का जो सचिव होता है वो जिले का मुख्य विकास अधिकारी होता है दोस्तों। और जो जिला पंचायत होती है ये क्या करती है, ये जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों को करती है, जैसे कि सड़क का निर्माण करवाना, पुलिया का, नाली का निर्माण करवाना, ये सब इन्हीं की देखरेख में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, मुख्य विकास अधिकारी। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पास किया गया था? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पास किया गया था? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था, यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1947 में। ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में पास किया गया था, यानी कि जिस साल हमारा देश आजाद हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए इनमें से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने और जानने के अवसर बच्चों को प्रदान करना, और अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो बच्चों के अंदर अवलोकन की क्षमता, मापन की क्षमता, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी आगे है, कौन सी पीछे है, भविष्य कथन, चीजों को वर्ग ए वर्ग बी में, जैसे कि इधर राज्य दिए हुए हैं, इधर राजधानियां दी हुई हैं, या इधर एक साइड पर रोग दिए हुए हैं और इस साइड पर दिया हुआ कि ये कौन कौन से अंगों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को ये सब छांटने आना, तो ये सब तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते ही हैं। बच्चों को खोजने की प्रवृत्ति भी विकसित की जाती है बच्चों के अंदर, और बच्चे अपने भौतिक परिवेश और सामाजिक पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, इसीलिए तो उनको पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। लेकिन पर्यावरण यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि विज्ञान और आधारभूत प्रत्ययों के सिद्धांतों को रट करके याद करवाना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। पर्यावरण अध्ययन सिखाने का ईवीएस का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? जो पर्यावरण अध्ययन है यानी कि जो हमारा ईवीएस है, ये किस क्लास में या किस क्लास में स्थान दिया गया है इसको? पहली और दूसरी कक्षा में, तीसरी से पांचवी कक्षा में, छठी से आठवीं कक्षा में, या 9वीं और 10वीं कक्षा में? तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार जो पर्यावरण अध्ययन है इसको कक्षा 3 से 5वीं कक्षा में इसको स्थान दिया गया। तो क्लास 3, 4, 5 में ये सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, और क्लास 1 और 2 की अगर हम बात करें, कक्षा 1 और 2 की बात करें, तो कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एनसीईआरटी की किस पत्रिका द्वारा पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया? एनसीईआरटी की कौन सी पत्रिका के द्वारा ईवीएस की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया? नेचर, स्कूल साइंस, साइंस फॉर स्कूल, या एजुकेशन इन इंडिया? तो दोस्तों एनसीईआरटी की स्कूल साइंस पत्रिका के द्वारा पर्यावरण शिक्षा यानी कि ईवीएस एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्कूल साइंस पत्रिका, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, वो कम से कम पोल्यूशन फैलाएं, कम से कम प्रदूषण करें, और जहां तक हो सके चीजों को रिसाइकल करना सीखें। तो इस तरीके से जब बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे तो वे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी सोचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, मुख्य रूप से यही उद्देश्य होता है बच्चों को पर्यावरण पढ़ाने का। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए?
क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस पहलू का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ईवीएस को, ये यही होता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के लिए हम प्रोत्साहित करें। जब हम उनको पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो इससे क्या होगा, उन्हें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करने में भी आसानी होगी और आसानी से वो समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा पर्यावरण है उसको हमें सही से रखना है, यानी कि हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना है, हमें उसकी देखभाल करनी है, पर्यावरण प्रदूषण कम से कम करना है जितना हो सके, और चीजों को फिर से यही चीज की रिसाइकिल करना है, रीयूज हम कैसे कर सके, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हम कैसे पहुंचाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक कैसे बनाएं। तो इसको पढ़ाने का मुख्य रूप से उद्देश्य यही होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, अपने प्राकृतिक पर्यावरण से भी बच्चे जुड़े और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से भी जुड़े। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे भावनात्मक रूप से जब अपने पर्यावरण से जुड़ जाएंगे तो वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? तो हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो बच्चे आसानी से समझ पाए, ऐसी भाषा का ही प्रयोग करेंगे हम। तो रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे जब समझ ही नहीं पाएंगे तो वो विषय क्या वो पढ़ेंगे। फिर परिभाषाओं पर अगर हम बल देंगे और उनको रटवाएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तकनीकी और औपचारिक दोनों होनी चाहिए। तो इसके बाद देखिए चौथा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए या संबंधित होना चाहिए या संबद्ध होना चाहिए। तो सबसे सही ऑप्शन डी ही है कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे बच्चा अपने रोज की डेली लाइफ में उन शब्दों को, उन चीजों को यूज करता हो तो आसानी से वो ईवीएस को समझ पाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है? सबसे बड़ा धन एक शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट करिए, आप लोग भी शिक्षक ही हो। सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा बहुमूल्य उसके लिए क्या है? और ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट में। तो दोस्तों अगर हम शिक्षक को इस तरीके से परिभाषित करें कि शिक्षक हम कह सकते हैं एक तरीके से कुम्हार है, जिस तरीके से कुम्हार कच्चे बर्तनों को लेकर के उनको बनाता है, मिट्टी के बर्तनों को, फिर उसको पकाता है और एक बढ़िया आकार दे देता है, उस मिट्टी से एक बढ़िया आकार का एक बर्तन बना देता है जिसका उपयोग हम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक भी बच्चों को के ऊपर मेहनत करता है, बच्चे उसका अनुसरण करते हैं और इस तरीके से क्या होता है कि वो एक अच्छे नागरिक बन करके निकलते हैं और अपने आप को काबिल बनाते हैं अपने जीवन में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो छात्रों का विश्वास होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब छात्र विश्वास करेंगे उस शिक्षक पर तभी क्या होगा, तभी वो काबिल बन पाएंगे, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए। और जो शिक्षक है, शिक्षक के ऊपर जब छात्र विश्वास करेंगे तो शिक्षक भी अपना 100% देंगे। तो इस तरीके से किसी भी शिक्षक का सबसे बड़ा धन होता है उसके छात्रों का विश्वास। उनके जो छात्र छात्राएं हैं वो उनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और जब बहुत विश्वास करते हैं तो इस तरीके से एक गुरु शिष्य संबंध भी अच्छा होता है और छात्र भी अपने जीवन में बेहतर बनते हैं, काबिल बनते हैं। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स अपने जरूर छोड़ के जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। सारे विषयों के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछिए। यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स लें, कैसे बिना किसी कोचिंग के हम तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को सारे विषयों के
सुपर टेट एग्जाम की भी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सुपर टेट में भी कौन सी बुक्स लेनी है, तैयारी कैसे करनी है, ये सारी वीडियोस मैंने बना के रखी हैं। तो आप सारे वीडियोस को भी देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।